हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। फेडरलिज्म, संघवाद। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये संघवाद, फेडरलिज्म होता क्या है। So, federalism is a system of government where power is divided between central authority and various constituent unit of the country. तो बच्चों, संघवाद जो सरकार होती है वह देश की शक्तियां जो होती हैं सारी, केंद्र सरकार और देश की अलग अलग इकाइयों के बीच में बटी होती है। सरकार और दूसरी जो व्यवस्थाएं होती हैं उनके बीच में बटी होती है। बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर इक्वल एंड वर्क इंडिपेंडेंटली इन दिस देयर एरिया। तो इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने अपने क्षेत्रों में समान और स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। केंद्र सरकार अपना काम करती है और राज्य सरकारें अपना काम करती हैं। जैसे अब एग्जाम्पल क्या है इनका बच्चों, इन कंट्रियों का जिसमें संघवाद है? इंडिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इन सब देशों में फेडरलिज्म है। अब मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, अब संघवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो बच्चों, इसमें है 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 2 से अधिक स्तर, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्लस लोकल गवर्नमेंट, 2 या 2 से अधिक स्तर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकार। नंबर 2 है डिवीजन ऑफ पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिवाइड पावर्स बिटवीन डिफरेंट लेवल। हमारा जो संविधान है उसने अलग अलग स्तरों पर शक्तियों को स्पष्ट रूप से बांट दिया है। डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा कर दिया है। फिर उसके बाद है बच्चों 3 नंबर पॉइंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। The division of power is written in the constitution is supreme। क्या लिखा है बच्चों लिखित संविधान में? कि संविधान सर्वोच्च है। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारा जो संविधान है वो सर्वोच्च है। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर नीड अप्रूवल ऑफ बोथ लेवल। तो हमारा जो संविधान है वो कठोर संविधान है। इसमें जो ढांचा है उसमें अगर बदलाव लाना हो तो दोनों स्तर की मंजूरी जरूरी होती है। हम फटाफट से इसमें कोई चेंज नहीं ला सकते। अब नंबर 5 है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कोर्ट हैव पावर टू इंटरप्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। स्वतंत्र न्यायपालिका अदालतों को संविधान की व्याख्या करने और केंद्र तथा राज्य सरकार के विवाद सुलझाने का अधिकार है। कि मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो न्यायपालिका सुलझा सकती है। फिर उसके बाद है ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी टू कंट्री, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो इसका दोहरा उद्देश्य
देश की एकता को बनाए रखना प्लस क्षेत्रीय विविधता को संयोजित करना। क्या है इसका? कि हमारी यूनिटी बनी रहे और जो हमारी रीजनल डाइवर्सिटी है वो भी एकोमोडेट हो जाए। समझे बच्चों? अब आगे है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रेक्टिस्ड इन इंडिया? भारत में संघवाद कैसे लागू है? तो बच्चों इसके 3 भागों में इसका बंटवारा किया गया है। थ्री फोल्ड डिवाइड ऑन पावर्स, शक्तियों का 3 स्तर में बंटवारा किया गया है। दिस इज गिवन इन 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे 7 स्तरीय बंटवारे दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इसके ऊपर आधारित हैं। इन इंडियन फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, division of power and decentralization. Our constitution clearly mention how power will be shared between different levels. तो बच्चों इसमें है भारत में हमारा जो संघवाद है वो शक्तियों के हिसाब से बंटवारा किया गया है और विकेंद्रीकरण के माध्यम से लागू किया गया है। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सरकार के विभिन्न जो लेवल्स हैं, स्तर हैं, उनके बीच में शक्तियों को कैसे बांटा जाएगा। उसके बाद है बच्चों, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डिवाइड ऑल सब्जेक्ट इनटू 3 लिस्ट। दिस इज गिवन टू द 7th शेड्यूल। तो भारतीय संविधान के सभी विषयों को 3 सूची में बांटा गया है। यह 7वीं अनुसूची में दिया गया है। अब नंबर 1 यूनियन लिस्ट, केंद्रीय सूची। तो इसमें कितने सब्जेक्ट हैं टोटल? कुल विषय 97, टोटल सब्जेक्ट 97। हु मेक लॉज? अब इसमें कानून कौन बनाता है? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल केंद्र सरकार। ये सब यूनियन लिस्ट है, केंद्रीय सूची। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं बच्चों? डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, रेलवे, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, नेशनल हाईवेज, ये सब केंद्रीय सूची के एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब इसके रीजन क्या हैं? दीज मैटर इफेक्ट द होल कंट्री, सो ओनली सेंट्रल शुड हैंडल देम। अब कारण क्या है बच्चों? ये सारे मामले पूरे देश को प्रभावित करते हैं। अब बैंकिंग पूरे देश में ही है, डिफेंस पूरे देश में ही है, रेलवे पूरे देश में ही है, तो ये मामले पूरे देश को प्रभावित करते हैं, इसलिए केंद्र ही इन्हें संभालता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको मैनेज करती है। अब नंबर 2 है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। टोटल सब्जेक्ट 66, कुल विषय कितने हैं बच्चों? 66। हु मेक लॉ? ओनली स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सूची के लिए कानून कौन बनाता है? राज्य। तो बच्चों क्या है एग्जाम्पल? पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार, सिंचाई और कानून व्यवस्था। ये कानून कौन बनाता है? केवल राज्य सरकार। तो बच्चों इसका क्या रीजन है? दीज मैटर्स आर लोकल, सो स्टेट कैन हैंडल देम बेटर। ये मामले स्थानीय हैं, इसलिए राज्य इन्हें बेहतर संभाल सकती है। अब नंबर 3 है कॉनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो बच्चों इसके टोटल सब्जेक्ट है 47, कुल विषय कितने हैं? 47। हु मेक लॉ? बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कौन कानून बनाता है? दोनों, केंद्र और राज्य सरकार।
अब इसके उदाहरण क्या हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, ट्रेड यूनियन, क्रिमिनल लॉ और प्राइस कंट्रोल। तो शिक्षा, वन विवाह, मजदूर संघ, आपराधिक कानून और मूल्य नियंत्रण। तो इम्पोर्टेंट रूल क्या है इसका बच्चों? इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ, सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। अगर केंद्र और राज्य कानून में टकराव होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव होना, तो केंद्र का कानून माना जाएगा। केंद्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून माना जाएगा। अब अगला है बच्चों रेजिडेंशली पावर, अवशिष्ट शक्तियां। सब्जेक्ट विच आर नॉट मेंशन इन एनी ऑफ थ्री लिस्ट आर कॉल्ड रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। अब जो 3 सूचियां बताई गई हैं उसमें ये नहीं है अगर, तो वह अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। इन इंडिया ऑल रेजिडेंसी पावर आर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत में सभी अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र सरकार के पास हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं बच्चों? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, साइबर लॉ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और साइबर कानून। उसके बाद है बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण। अब डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स टेकिंग पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिविंग इट टू लोकल गवर्नमेंट। दिस वॉज डन टू इंक्रीज पीपुल पार्टिसिपेशन। अब विकेंद्रीयकरण का मतलब होता है केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर उसे स्थानीय सरकारों को दे दिया जाता है, जिससे लोगों की भागीदारी बढ़े। अब 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके हिसाब से 73rd एंड 74th अमेंडमेंट मेड दिस स्ट्रॉन्ग। उसने इस संशोधन को और मजबूत बनाया है। तो नंबर 1 है रूरल लोकल गवर्नमेंट, 3 टियर सिस्टम। ग्रामीण स्थानीय सरकार जिनकी 3 स्तरीय व्यवस्था होती है। नंबर 1 है ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल, गांव स्तर पे काम करती है। नंबर 2 पंचायत समिति, ये ब्लॉक लेवल पे काम करती है। फिर है जिला परिषद, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। 3 कौन कौन से हैं बच्चों? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जिला परिषद जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। फिर है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शहरी सरकार। इसमें म्यूनिसिपैलिटीज जो होती हैं वो छोटे कस्बों में होती हैं। शहरी स्थानीय सरकार, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है वो बड़े शहरों के लिए होता है, म्यूनिसिपैलिटी छोटे शहरों के लिए और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों के लिए। मतलब जो नगर पालिका है वो छोटे शहरों के लिए और नगर निगम बड़े शहरों के लिए। फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब विकेंद्रीकरण की क्या विशेषताएं हैं? रेगुलर इलेक्शन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। रिजर्वेशन, तो इसमें 1/3 सीट औरतों के लिए रिजर्व है। 1/3 सीट, 1/3 सीट रिजर्व फॉर वोमेन, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन, जो राज्य चुनाव आयोग होता है वह चुनाव करवाते हैं। अब मोर पावर्स क्या हैं? लोकल गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्स एंड मेक डिसीजन ऑन लोकल इश्यूज। जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं वो टैक्स इकट्ठे करती हैं और स्थानीय मुद्दों पर फैसले ले सकती हैं कि क्या जनता के हित के लिए उनको काम करने हैं। अब उसके आगे है बच्चों व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री, भारत संघीय देश क्यों है? रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का संविधान है वो लिखित और कठोर संविधान है बच्चों।
पावर डिवाइड इन रिटन एंड कैन नॉट बी चेंज इजीली। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है जिसको आसानी से बदला नहीं जा सकता। डिवीजन ऑफ पावर क्लियरली मेंशन इन 3 लिस्ट। इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है और 3 सूचियां बनाई गई हैं जो स्पष्ट रूप से सभी बातों का उल्लेख करती हैं। अब नंबर 3 है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट ड्राइव पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान की सर्वोच्चता क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों संविधान की शक्ति पाते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट सेटल डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो केंद्र और राज्य सरकार के सारे विषयों को सुलझाता है। अगर कुछ मनमुटाव होता है इन दोनों के बीच तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो होती है वो इसका वाद विवाद को सुलझाता है। बिकामेरल लेजिस्लेचर, अब जिसमें है राज्यसभा गिव रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट। जो द्विसदनीय विधायिका होती है उसमें राज्यसभा राज्यों को अपना प्रतिनिधित्व देती है। फिर उसके आगे है बच्चों फेडरल फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल कमीशन डिवाइड मनी बिटवीन सेंट्रल और स्टेट। तो जो संघीय वित्तीय व्यवस्था होती है बच्चों, वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच पैसा बांटता है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्त आयोग जो हमारा फाइनेंशियल कमीशन होता है वो पैसा बांटता है। फिर उसके बाद है बच्चों हाउ फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रॉन्ग। संघवाद कैसे मजबूत हुआ। तो बच्चों लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषाई राज्य। अब 1950 स्टेट वर क्रिएट ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, दीज रिड्यूस टेंशन। 1950 में भाषा के आधार पर राज्य बन गए। जैसे बंगाल में बांग्ला, तमिलनाडु के उधर तमिल, कर्नाटका में कन्नड़। तो भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हो गया। तो इससे क्या हुआ, तनाव कम हो गया, टेंशन कम हो गई। अब लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति क्या थी, हिंदी प्रमोट बट 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड। हिंदी को आगे बढ़ावा दिया गया लेकिन 22 जो भाषाएं थी उनको मान्यता दी गई। नो नेशनल लैंग्वेज, पर हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, हिंदी हमारी राज्य भाषा है। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। अब 1992 अमेंडमेंट गेव पावर टू लोकल बॉडीज। अब विकेंद्रीकरण में क्या हुआ बच्चों, 1992 में जो संशोधन हुआ उसमें स्थानीय जो संस्थाएं थीं उनको शक्ति प्रदान की गई कि वो जनहित के कार्य कर सकते हैं। फिर है कोलिएशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकारें। सिंस 1990s नो सिंगल पार्टी गॉट मेजोरिटी एट सेंटर, स्टेट पार्टी बिकम इम्पॉर्टेंट। अब गठबंधन सरकारें, 1990 के बाद ऐसा हुआ कि केंद्र में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, पार्टी को। तो क्या हुआ, दूसरी पार्टियों को मिलाकर जो है दल, राजनीतिक दल बनाए गए। तो इसीलिए जो है तब गठबंधन सरकारें बनी। फिर है रोल ऑफ स्टेट पार्टीज, राज्य दलों की भूमिका। रीजनल पार्टी नाउ शेयर पावर एट सेंटर। जो क्षेत्रीय दल थे वह केंद्र सरकार में की सत्ता में भागीदार हुए। चैलेंजेस टू फेडरलिज्म, अब संघवाद के सामने क्या क्या चुनौतियां आ गई। सेंट्रल डोमिनेंस, अर्लियर सेंट्रल यूज्ड टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट।
तो केंद्रीय प्रभुत्व क्या हुआ था, पहले केंद्र सरकार जो थी वो राज्यसभा को बर्खास्त कर देती थी, राज्य सरकार जो होती थी उसको कैंसिल कर देती थी। फिर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, स्टेट डिपेंड ऑन सेंट्रल फॉर मनी, जो वित्तीय निर्भरता थी पैसों के लिए, तो राज्य सरकार हमेशा केंद्र सरकार पर निर्भर रहता था। गवर्नर्स रोल, समटाइम गवर्नर्स एक्ट अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट। अब राज्यपाल की क्या भूमिका थी इसमें, कभी कभी राज्य सरकार के खिलाफ काम करता है। तो अब कंपैरिजन है इंडिया वर्सेस बेल्जियम के बीच में। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये कभी कभी 3 नंबर कभी 4 नंबर में आ जाता है और इससे 1-2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। तो नंबर 1 है इंडिया, इसमें 3 टियर सिस्टम लागू होता है जो सेंट्रल, स्टेट, लोकल में बांटा हुआ है। वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट, लाइक पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो जो हमारा केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है और फिर पंचायत, और उसमें स्थानीय क्या होता है, नगर पालिका। बेल्जियम में भी 3 टियर सिस्टम चलता है, उसमें फेडरल, स्टेट और कम्युनिटी गवर्नमेंट चलती है। दे हैव फेडरल गवर्नमेंट, देन स्टार्ट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो अ सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर लैंग्वेज ग्रुप। तो बेल्जियम में क्या है, स्तरीय, संघीय और राज्य समुदाय सरकार। तो उनके वहाँ पे संघीय सरकार चलती है, राज्य सरकार और भाषा के आधार पर समुदाय सरकार भी होती है। लैंग्वेज, भाषा, इंडिया में हिंदी को मिला के 21 अदर लैंग्वेज हैं जो बोली जाती हैं। हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी हमारी जो है भाषा है, जो हमारा समस्त सरकारी दफ्तरों में काम किया जाता है वो सारा हिंदी में ही किया जाता है। बट वी ऑल्सो रिकॉग्नाइज 21 अदर लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल, नो सिंगल नेशनल लैंग्वेज। तो 21 अन्य भाषाओं को मान्यता दी गई है हमारे उसमें, पर कोई भी एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अब बेल्जियम में क्या है, डच, फ्रेंच, जर्मनी, ये तीनों ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। वहाँ पे पीपल जो होते हैं डच बोलते हैं ज़्यादा, डच स्पीकिंग पीपल आर इन मेजॉरिटी। फ्रेंच एंड जर्मन आर ऑल्सो ऑफिशियल, फ्रेंच और जर्मनी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में भी जोड़ा गया है। फिर है बच्चों पावर डिस्ट्रीब्यूशन, शक्ति का बंटवारा। अब भारत, इंडिया, स्ट्रॉन्ग सेंटर, बहुत मजबूत केंद्र है। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर्स, जो केंद्र सरकार है उसके पास बहुत अधिक शक्तियां हैं। रेसिड्यूरी पावर्स आर ऑल्सो विच सेंटर, दिस इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और अपशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास हैं उन इसे साथ रहने वाला संघ कहते हैं। किसको बच्चों, केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियां हैं और अपशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास ही हैं, तो दोनों ही अब जब उनके साथ हैं तो उसको संघ कहते हैं। अब बेल्जियम वो भी स्ट्रॉन्ग देश है। इन बेल्जियम स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर, द सेंट्रल गिव्स पावर टू स्टेट, दिस इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इस बेल्जियम में क्या है बच्चों, जो हमारी राज्य सरकार के पास ज़्यादा शक्ति है और केंद्र राज्यों को शक्ति देता है, इसे साथ आने वाला संघ कहते हैं। तो अब महत्वपूर्ण परिभाषा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। फेडरलिज्म, संघवाद। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज स्प्रेड बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें शक्तियों का बंटवारा जो है सरकार के स्तरों के आधार पर किया जाता है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल।
केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, बोथ लेवल हैव देयर ओन पावर एंड वर्क इंडिपेंडेंटली। तो इसमें स्वतंत्र रूप से सभी अपना कार्य कर सकते हैं। तो इसके उदाहरण हैं बच्चों, भारत, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। अब नंबर 2 है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है बच्चों? डिसेंट्रलाइजेशन मीन द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। विकेंद्रीयकरण में सरकार के उच्च स्तर से शक्ति लेकर निम्न स्तर की सरकार को सौंप दी जाती है। In India, power was transferred for central and state government to पंचायत and municipality in 1992। भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके ये स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट से पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को दी गई थी। ये 1992 में हुआ था। पर्पस टू इंक्रीज पीपल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो इसका उद्देश्य क्या है? निर्णय लेने में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। फिर है बच्चों डिवैल्यूएशन, हस्तांतरण। डिवैल्यूएशन मीन्स व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। इट इज अ टाइप ऑफ decentralization where specific power are largely given to local bodies. Example, gram panchayat getting power into manage local school and तो ग्राम पंचायत को स्थानीय स्कूल और पानी का प्रबंध करने की शक्ति मिलती है। नंबर 4 है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? यूनिटरी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ऑल द पावर इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वर्क अंडर द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल श्रीलंका, चाइना और फ्रांस। एकात्मक व्यवस्था सरकार की वह प्रणाली है जिसमें सरकार का केवल एक ही स्तर होता है। सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के आदेशों पर काम करती हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। ये चैप्टर हमने पूरा समझ लिया। अब कल नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।